दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम एक ऐसे देश में रहते हो जहां सच बोलना जुर्म हो, जहां सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने पर तुम्हें गायब कर दिया जाए, जहां रात को दरवाजे पर दस्तक का मतलब हो कि शायद अब तुम्हारी बारी आ गई है, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? भागोगे, छुपोगे या लड़ोगे? यही सवाल है इस कहानी का, जो एक इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। यह कहानी है सन 1977 के ब्राजील की, जब वहां एक क्रूर सैनिक तानाशाही का राज था, जब लोगों की आवाजें दबाई जा रही थीं और जब एक आम इंसान अचानक सरकार का दुश्मन बन गया। उस इंसान का नाम था मार्सेलो और यह है उसकी कहानी। मार्सेलो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था, 40 साल के करीब उम्र का, शांत स्वभाव का, लंबे बालों वाला एक इंसान जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो एक पीले रंग की फॉक्सवैगन बीटल गाड़ी में सवार होकर रेसीफे शहर में दाखिल होता है। रेसीफे ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर बसा एक खूबसूरत शहर, जहां उस वक्त कार्निवाल का जश्न चल रहा था। सड़कों पर रंगीन कपड़ों में लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, हर तरफ हंसी और शोर था। लेकिन मार्सेलो इस जश्न में शामिल होने नहीं आया था, वो भाग रहा था। कहां से? ये हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी बस इतना जानो कि उसकी जान खतरे में थी और रेसीफे उसके लिए एक आखिरी उम्मीद था। मार्सेलो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसका बेटा फर्नांडो एक छोटा प्यारा बच्चा था जो अपने नाना नानी के साथ रेसीफे में रहता था। मार्सेलो की पत्नी फातिमा अब इस दुनिया में नहीं थी और वो अपनी खतरनाक जिंदगी की वजह से बेटे को अपने पास नहीं रख सकता था। लेकिन एक बाप का दिल, वो कितना भी रोके, खिंचा ही चला जाता है अपने बच्चे की तरफ। तो मार्सेलो ने एक जोखिम उठाया। वो रेसीफे आया ताकि एक बार अपने बेटे से मिल सके और फिर उसे साथ लेकर देश छोड़ दे, हमेशा के लिए। रेसीफे में मार्सेलो एक बुजुर्ग औरत के घर में पनाह लेता है। उसका नाम था दोना सेबास्तियाना। 70 साल से ऊपर की यह औरत छोटी सी काया वाली थी, लेकिन उसकी आवाज में और उसके किरदार में एक अजीब ताकत थी। वो सिगरेट पीती थी, सीधी बात करती थी और किसी से नहीं डरती थी। उसका घर उन लोगों के लिए एक अस्थायी आश्रय था जो किसी न किसी मुसीबत में थे। राजनीतिक शरणार्थी, युद्ध से भागे हुए लोग, टूटे हुए इंसान। मार्सेलो के साथ वहां और भी लोग थे, क्लॉडिया, हेरोल्डो, एंटोनियो और 2 अंगोलन नागरिक जो अंगोला के गृहयुद्ध से भागकर ब्राजील आए थे। ये सब लोग एक साथ एक छत के नीचे थे, हर एक की अपनी तकलीफ, अपनी कहानी। मार्सेलो का असली नाम अरमांडो था, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने मार्सेलो का नाम अपना लिया था। शहर के सामाजिक रजिस्टर में भी उसे मार्सेलो के नाम से दर्ज किया गया था। यह नाम बदलना उसकी जिंदगी बचाने की एक कोशिश थी, क्योंकि सरकार के लोग उसे ढूंढ रहे थे। अब तुम सोच रहे होगे, आखिर मार्सेलो ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतना बड़ा दुश्मन बना दिया? तो यह जानने के लिए हमें थोड़ा और आगे चलना होगा। दरअसल मार्सेलो ने कुछ ऐसा किया था जो उस दौर में बेहद खतरनाक था। उसने एक शक्तिशाली इंसान के सामने खड़े होकर सच बोला था। उसने एक बड़े सरकारी अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उस अधिकारी ने, जो अब एक पूर्व इलेक्ट्रोब्रास प्रेसिडेंट था, मार्सेलो को माफ नहीं किया। बदले की आग में जलते हुए उस शख्स ने 2 किराए के हत्यारे भेजे, बॉबी और ऑगस्टो। बॉबी जवान था, थोड़ा जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु, और ऑगस्टो उम्रदराज, खुरदरा और चालाक। इन दोनों के बीच एक अजीब सा बाप बेटे का रिश्ता था। हालांकि वो खून के रिश्तेदार नहीं थे। साओ पाउलो से निकलकर ये दोनों रेसीफे की तरफ बढ़ रहे थे, एक इंसान को मारने के मिशन पर। उधर रेसीफे शहर में एक और अजीब घटना हो रही थी। कार्निवाल के जश्न के बीच एक पकड़े गए बाघ शार्क के पेट से एक इंसानी टांग निकली। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, मीडिया आई और शहर में एक अजीब सी दहशत फैल गई। यह घटना उस दौर की एक मिसाल थी जहां असली खबरें दबाई जाती थीं और अफवाहें और अजीब घटनाएं लोगों का ध्यान भटकाती थीं। पुलिस के भ्रष्ट मुखिया यूक्लाइड्स और उसके बेटों ने उस इंसानी टांग को कपीबारे नदी में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकी। शहर में एक अफवाह फैली, एक बालदार टांग जो नदी से निकलती है और रात को पार्क में जोड़ों पर, खासकर समलैंगिक जोड़ों पर हमला करती है।
ये सुनने में बेतुका लगता है और था भी बेतुका, लेकिन यही वो दौर था जब सरकार और मीडिया मिलकर लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें भरते थे ताकि वो असली मुद्दों से ध्यान हटाएं। बालदार टांग की यह किंवदंती दरअसल उस वक्त की सरकारी सोच का एक रूपक थी जो लोगों की निजी जिंदगियों में झांकती थी, उनकी आजादी को कुचलती थी और जो समाज के कमजोर तबकों को, खासकर LGBT लोगों को और ज्यादा डराने का काम करती थी। इस बीच मार्सेलो अपनी पहचान छुपाते हुए अपने बेटे फर्नांडो से मिलने की कोशिश कर रहा था। फर्नांडो अपने नाना सेऊ अलेक्जेंड्रे के साथ रहता था। सेऊ अलेक्जेंड्रे एक सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट था, यानी वो सिनेमा घर में फिल्में चलाने का काम करता था। उस वक्त जॉर्ज यानी शार्क वाली मशहूर हॉलीवुड फिल्म आई हुई थी। फर्नांडो उस फिल्म को देखना चाहता था, लेकिन उसका पोस्टर देखकर वो डर भी जाता था। बाप और बेटे के बीच के ये छोटे छोटे पल, जब फर्नांडो अपनी माँ के बारे में पूछता था, जब वो बाप का हाथ थामता था, ये पल इस पूरी फिल्म में सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत थे। एक बाप जो जानता था कि वो ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता, एक बच्चा जो नहीं जानता था कि उसके बाप की जिंदगी को हर पल खतरा है। मार्सेलो के पास एक और काम भी था। वो सरकारी आर्काइव में अपनी माँ इंडिया के बारे में कागजात ढूंढने जाता था। उसकी माँ गायब हो गई थी, शायद सरकार ने उसे भी उठा लिया था। ये गुमशुदगी, ये न जानना कि माँ कहाँ है, ये मार्सेलो के दिल का एक और जख्म था। हर वो चीज जो वो ढूंढता था, वो उसे अपनी जिंदगी की तबाही की याद दिलाती थी। शहर में एक और किरदार था, हैंस। हैंस एक बुजुर्ग यहूदी था जो नाजी जर्मनी में हुए यहूदी नरसंहार से बचकर ब्राजील आया था। वो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर था, जिंदगी में सबसे बुरे दौर से गुजरा हुआ इंसान। लेकिन उस वक्त के माहौल में, जहां हर तरफ संदेह था, हैंस को लोग नाजी समझने लगे। जो खुद अत्याचार का शिकार था, उसे अत्याचारी करार दिया गया। यह उस दौर की सोच का एक और काला पहलू था, जहां कोई भी किसी पर भी इल्जाम लगा सकता था और सच की जांच करने की जरूरत किसी को नहीं थी। मार्सेलो की मदद करने वाला एक और अहम किरदार था, एल्जा। एल्जा ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में एक भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन की नेता थी। उसने मार्सेलो को एक चेतावनी दी, आने वाले दिनों में देश छोड़ दो क्योंकि खतरा बहुत करीब आ गया है। एल्जा और उसके साथी तानाशाही के खिलाफ चुपके से काम कर रहे थे, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षित रास्ते निकाल रहे थे। उधर बॉबी और ऑगस्टो रेसिफे पहुंच गए थे। उन्होंने एक स्थानीय गुंडे विल्मार को भी मार्सेलो को ढूंढने के लिए काम पर रखा। विल्मार ने मार्सेलो को पहचान लिया, लेकिन उसे मारने की कोशिश नाकाम रही। इस मुठभेड़ में अर्लिंडो और एक और पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अब बॉबी ने खुद मोर्चा संभाला। उसने विल्मार का पीछा किया और अंत में एक नाई की दुकान में उसे मार डाला। यह शहर जो कार्निवाल में नाच रहा था, उसकी गलियों में खून भी बह रहा था। मार्सेलो को जब पता चला कि खतरा बहुत करीब आ गया है, तो उसने दोना सेबास्तियाना और बाकी शरणार्थियों से विदाई ली। उसके हाथ में बस कुछ कागजात थे, अपनी मां इंडिया की यादों के टुकड़े। वो निकल पड़ा, लेकिन कहां और क्या वो बच पाया? यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। फिल्म हमें भविष्य में ले जाती है, वर्तमान काल में। फ्लाविया नाम की एक इतिहास की छात्रा एल्जा के प्रतिरोध नेटवर्क पर शोध कर रही है। वो पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है, अखबारों के पुराने पन्ने पलटती है और धीरे धीरे उसके सामने एक सच आता है। अरमांडो यानी मार्सेलो को मार दिया गया था। वो बच नहीं पाया था, वो उस दौर का एक और शिकार बन गया था। यह जानकर दिल डूब जाता है। फ्लाविया रेसिफे आती है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर से, फर्नांडो से। हाँ, वही फर्नांडो जो कभी वो छोटा बच्चा था जो अपने बाप का हाथ थामता था, जो जॉर्ज फिल्म का पोस्टर देखकर डरता था। अब वो एक डॉक्टर था, एक अस्पताल में काम कर रहा था। फ्लाविया ने खून दान किया और फिर फर्नांडो से उसके बाप के बारे में बात की। और यहां आती है सबसे दर्दनाक बात। फर्नांडो को 1977 का कुछ भी याद नहीं था, न अपने बाप का चेहरा, न उनकी आवाज, न वो पल जब वो उसके साथ था। बचपन की वो यादें जो इतनी कीमती होती हैं, वो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी।
हाँ, उसे एक बात याद थी। वो दिन जब उसने पहली बार जॉर्ज फिल्म देखी थी, एक आसमान के नीचे खुले सिनेमा घर में। एक फिल्म, एक पल, एक धुंधली सी याद। और इसी याद में मार्सेलो की पूरी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी कुर्बानी, सब कुछ समा गया था। ये फिल्म सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर की कहानी है जब ब्राजील में तानाशाही ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह की थी। ये कहानी है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों से दूर हो गए, उन बच्चों की जिनकी यादें मिटा दी गईं, उन इंसानों की जो बस इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने सच बोला था। मार्सेलो ने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया था, उसने कोई बड़ी क्रांति नहीं की थी। उसने बस एक ताकतवर इंसान के सामने सही बात कही थी, एक औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की थी, और बस इतने से वो सिस्टम का दुश्मन बन गया। यह बताता है कि तानाशाही कितनी क्रूर होती है, जहां न्याय मांगना भी एक जुर्म होता है। फिल्म में जॉर्ज का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से किया गया है। जैसे स्पीलबर्ग की फिल्म में एक शार्क का डर हर वक्त मंडराता रहता है, वैसे ही इस फिल्म में एक अदृश्य खतरा मार्सेलो के ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। वो शार्क असली नहीं है, वो राजनीतिक शार्क है, एक तानाशाह सरकार जो कभी भी अपने शिकार को निगल सकती है। और बालदार टांग की किंवदंती वो उस दौर की सरकारी सोच का प्रतीक है जो लोगों की निजी जिंदगियों में दखल देती थी, उनकी आजादी को कुचलती थी। डोना सेबास्तियाना का किरदार इस फिल्म की आत्मा है, एक बुजुर्ग औरत जिसके पास कोई हथियार नहीं, कोई ताकत नहीं, लेकिन जो अपने घर को एक शरण स्थल बनाती है, जो टूटे हुए लोगों को थोड़ी सी उम्मीद देती है। वो दिखाती है कि इंसानियत और हिम्मत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। हैंस का किरदार ये याद दिलाता है कि डर और संदेह की राजनीति कैसे काम करती है। जो खुद पीड़ित हो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है अगर माहौल में नफरत और अफवाहें हों। बॉबी और ऑगस्टो के बीच का रिश्ता दिलचस्प है। वो हत्यारे हैं, लेकिन उनके बीच एक इंसानी बंधन है। ये फिल्म के निर्देशक की काबिलियत है कि उन्होंने हर किरदार को इतनी गहराई दी है कि हर एक की अपनी कहानी लगती है। और अंत में फर्नांडो, एक बच्चा जो भूल गया, एक बेटा जिसे अपने बाप की याद नहीं, ये सबसे बड़ा दर्द है। मार्सेलो ने सब कुछ किया, भागा, छुपा, जोखिम उठाया अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटा भूल गया। वक्त सब कुछ मिटा देता है, यादें भी, लेकिन जो हुआ, वो सच है। और यही फिल्म कहना चाहती है, याददाश्त भले ही कमजोर हो, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। जो हुआ वो था, और उसे याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये फिल्म 2025 के कान फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी। वैगनर मोरा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और निर्देशक क्लेबर मेंडोंका फिल्हो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। यह फिल्म ब्राजील के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया है कि दुनिया के किसी भी कोने का इंसान इससे जुड़ाव महसूस कर सकता है, क्योंकि हर देश में, हर दौर में ऐसे मार्सेलो होते हैं जो सच बोलते हैं और कीमत चुकाते हैं। हर दौर में ऐसे फर्नांडो होते हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक धुंधली सी याद रहती है। और हर दौर में ऐसी डोना सेबास्तियाना होती है जो थोड़ी सी उम्मीद की लौ जलाए रखती है। तो अगर तुम अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखो। यह फिल्म तुम्हें बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करेगी। और अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरह की दमदार फिल्मों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।